विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी चर्चा थी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात अब उसने उत्तर भारत के जो शक्तिशाली राज्य थे उन राज्यों को जीतने का निश्चय किया और इस समय उत्तर भारत के अंदर जो एक शक्तिशाली राज्य था जो कि लगातार अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में लगा हुआ था, जिसके राज्य की सीमाएं दिल्ली तक आ लगी थी, वो था मेवाड़ का संग्राम सिंह। राणा सांगा के साथ में उसका युद्ध होना अविसंभावी था। जैसा कि कल हमारी चर्चा थी कि राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का कारण बाबर अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा में लिख उसके ऊपर संधि भंग करने का आरोप लगाता है। खैर, दोनों के मध्य युद्ध होना तय था और 1527 में फतेहपुर सीकरी से कुछ दूरी पर खनवा नामक एक गांव है, वहां स्थित एक मैदान के अंदर दोनों की सेनाएं आ खड़ी हुई और 1527 के अंदर ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने जिस तरीके से अपना कुशल नेतृत्व यहां दिखाया और उस कुशल नेतृत्व के कारण और जिस तरीके से उसने युद्ध की व्यूह रचना रची, जिस प्रकार से उसने पानीपत के मैदान में तुल्गनुमा पद्धति का प्रयोग किया और उसके पास में जिस प्रकार की हल्की तोपें थी, उन तोपों का इस युद्ध में भी उसने प्रयोग किया और इस प्रकार से राणा सांगा की विशाल सेना को वह पराजित करने में कामयाब हुआ। राणा सांगा को पराजित करने के पश्चात अब उत्तर भारत के अंदर ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। 1527 के बाद में जैसा कि कहा जाता है कि 1528 के अंदर चंदेर का युद्ध हुआ और इस चंदेर के युद्ध में राणा सांगा का सामंत मैदिनी राय, उसे भी बाबर ने पराजित किया। कहा जाता है कि यह दूसरा युद्ध था जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया। चंदेर के युद्ध के पश्चात कहते हैं कि 1529 में बाबर का जो अंतिम युद्ध था वो था अफगानों के विरुद्ध और 1529 में घाघरा नदी के समीप यह युद्ध हुआ। भारतीय इतिहास में इसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के जो परिवारजन जो थे, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बचे थे, वो आगरा को छोड़कर और दिल्ली को छोड़कर बंगाल और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में आकर के बस गए। कहते हैं कि उस समय बंगाल का तत्कालिक शासक नुसरत शाह उनकी मदद कर रहा था और उन्होंने एक तरीके का गठबंधन तैयार किया और वो बाबर से अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। और इसी के मध्य 1529 में घाघरा नदी के समीप ये घाघरा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी बाबर को सफलता प्राप्त हुई। 1529 के इस युद्ध के पश्चात कहते हैं कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के संबंध में जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबर की मृत्यु के पीछे एक रोचक कहानी यहां बताई गई है। मैं इस रोचक कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कहते हैं कि बाबर का ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं अचानक किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया और वो इतना बीमार हो गया कि नीम हकीमों के द्वारा काफी इलाज करने के बावजूद भी वह स्वस्थ नहीं हो रहा था। एक दिन उसने अबू बकर नामक एक संत जो थे फकीर, उन्हें बुलाया और उनकी सलाह पर बाबर से उन्होंने कहा कि तुम अपनी बेशकीमती चीज यदि दान करो तो निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्र की जान बच सकती है। कहते हैं कि बाबर ने उसी समय खुदा से ये मांगा कि मेरे पुत्र का जीवन बचा दो और बदले में चाहे मेरा जीवन ले लो। इसके पश्चात उसी दिन से बाबर धीरे धीरे बीमार होता चला गया और हुमायूं स्वस्थ होता चला है। लेकिन ये केवल एकमात्र कहानी है जिसको यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। हुमायूं के ठीक होने के 6 माह बाद बाबर की मृत्यु हुई और 26 दिसंबर
1529 को बाबर की मृत्यु के पश्चात हिंदुस्तान का अगला शहंशाह जो बना, बाबर का ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं बना। हुमायूं के संबंध में कहा जाता है कि हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। बाबर के 3 अन्य पुत्र और थे, अस्करी, कामरान और हिंदाल, और एक बाबर की पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामक ग्रंथ की रचना की है। बाबर ने अपने जीवन काल में ही जब वह मृत्यु के समीप था, तभी उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को बुला करके जो भी उसने राज्य, अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, उस विशाल साम्राज्य को उसने अपने चारों पुत्रों के अंदर विभाजित कर दिया। कहते हैं कि उसने कामरान को सिंध और मुल्तान जैसे प्रदेश थे, उन प्रदेशों को दिया, और मध्य एशिया के जो राज्य थे उन राज्यों की भी जिम्मेदारी दी। अस्करी को संबल की जागीर दी गई, और इस प्रकार से हिंदाल को भी उसने रेवाड़ी की जागीर प्रदान की, और हुमायूं को उसने दिल्ली और आगरा क्षेत्र दिया। इस प्रकार से बाबर ने अपने चारों पुत्रों के अंदर ये एक साम्राज्य का विभाजन करने का निश्चय किया, और उसने हुमायूं को हिदायत दी कि वे अपने भाइयों के साथ सामंजस्य बैठाकर चले। किंतु कहा जाता है कि बाबर की मृत्यु के पश्चात जब हुमायूं दिल्ली का शहंशाह बना, तो उसके समक्ष ऐसी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई, और उन कठिनाइयों के कारण हुमायूं को जीवन भर ठोकर खाते रहना पड़ा। हुमायूं के चारित्र के कुछ विशेषताएं भी थी, जिस कारण से जो बाबर ने एक साम्राज्य स्थापित किया था, उस साम्राज्य को वो संभाल नहीं पाया, और इस कारण से उसे कुछ समय के लिए हिंदुस्तान से बाहर भी रहना पड़ा, या हम ये कहें कि मुगल सत्ता को वो लगभग खो चुका था। इन घटनाओं की हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हुमायूं, जिसने 1530 से लेकर के 1556 तक जो शासन किया, और बीच में एक समय ऐसा आया कि 1540 के बाद में उसकी स्थिति एक तरीके से एक इधर उधर भागने वाले एक शासक की तरह रह गई। शेरशाह सूरी ने उसे हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता एक तरीके से दिखाया, और भारत में एक नवीन राज्य की स्थापना हुई, जिसे सूरवंश के नाम से जाना जाता है। इसकी भी हम यह चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हुमायूं ने जब हिंदुस्तान की बादशाह संभाली, उसके पश्चात उसे कौन कौन सी प्रमुख कठिनाइयों का यहाँ सामना करना पड़ा। कहते हैं कि उसके अपने भाइयों के साथ में जो संबंध थे, वो संबंध इतने अच्छे नहीं थे कि जिस प्रकार से बाबर के द्वारा जो राज्य छोड़ा गया था, उस राज्य को संभालने में हुमायूं कामयाब नहीं हो सका। कहा जाता है कि हुमायूं ने जब 1530 में हिंदुस्तान की बादशाहत अपने हाथों में ली, और उसके पश्चात जिस तरीके से पूरा राज्यकोष उसे रिक्त मिला, और जो साम्राज्य उसे प्राप्त हुआ, यहां अंग्रेज इतिहासकारों का मानना है कि बाबर ने जिस प्रकार का साम्राज्य हुमायूं के लिए छोड़ा, वह युद्ध काल की परिस्थितियों के लिए तो ठीक था, लेकिन सामान्य परिस्थितियों के लिए वो सही नहीं था। इसलिए हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इन कठिनाइयों का सामना करते हुए न केवल हुमायूं ने जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे, उन प्रांतों पर अपनी सत्ता को एक तरीके से मजबूती से स्थापित किया, और उत्तर भारत के अंदर जो प्रमुख राज्य उसके पिता के द्वारा जीते गए थे, उन राज्यों को भी उसने उन पर अपनी पकड़ स्थापित करने का यह प्रयास किया। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आया कि जब हुमायूं को एक छोटे से शासक के साथ में संघर्ष करना पड़ा, और उसे कुछ समय के लिए अपनी सत्ता अपने हाथों से गंवानी पड़ी। कहते हैं कि एक तरफ हुमायूं जब उत्तर भारत के अंदर प्रमुख किलों को जीत रहा था, तो उस समय बिहार के अंदर एक छोटा सा अफगान सैनिक अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, और किस तरीके से उसने
बिहार के शासक का वह विश्वास पात्र बन गया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसने उसकी पत्नी के साथ विवाह कर लिया और उसके पश्चात वो बिहार का एक तरीके से स्वतंत्र शासक हुआ। भारतीय इतिहास में उसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। शेरशाह, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका बचपन का नाम फरीद था, अपने पिता की जागीर सासाराम में भी वह काफी समय तक उसने कार्य किया और जिस प्रकार से उसने कुशल शासन प्रबंध किया, उस कुशल शासन प्रबंध के कारण उसके भाइयों के साथ में उसका जो मनमुटाव हुआ, इस कारण से उसे अपने पिता की जागीर को छोड़ के जाना पड़ा और उसके पश्चात बिहार के शासक के यहाँ वह उसकी सेवा में रहा और बाद में वो उसका इतना विश्वास पात्र बन गया कि एक समय जब वो बिहार का शासक शेर का शिकार करने के लिए निकला, तो जिस प्रकार से शेर ने उसके ऊपर आत्मघाती हमला किया, फरीद ने उस शेर को अपनी कटार से मार गिराया। तभी से फरीद को नाम दिया गया शेर खां का। और बाद में वह धीरे धीरे बिहार के शासक का इतना विश्वास पात्र हो गया कि वह बिहार के अंदर और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों को जीतने में लगा, जो कि मुगलों के अधीन माने जाते थे। एक तरफ हुमायूं उत्तर भारत के अंदर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ शेर खां भी अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। यद्यपि दोनों के बीच में टकराट की स्थिति हुई और ऐसी स्थिति में एक दो बार समझौते की पहल हुई और हुमायूं जिस तरीके से शेरशाह के कुचक्र के अंदर फंसता चला गया और उसने जो दुर्ग थे उन दुर्गों को छोड़ने का निश्चय किया और इस प्रकार से बंगाल विजय, क्योंकि बंगाल के अंदर जो राजनीतिक संकट यहाँ उत्पन्न हुआ, उस राजनीतिक संकट का हल निकालने के लिए जब बंगाल की तरफ हुमायूं बढ़ा, तो एक तरफ शेर खां मुगलों के जो किले थे उन किलों को जीतने में वो सफल हुआ। बंगाल विजय के बाद में हुमायूं ने काफी समय बंगाल के अंदर व्यतीत कर दिया और इधर शेर खां ने मुगलों के किलों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार से जब हुमायूं बंगाल से वापस आगरा की ओर निकला, तो रास्ते में उसका शेर खां से साथ मुकाबला हुआ और दोनों के बीच में एक संधि हुई और उस संधि के बाद में शेर खां ने जो मुगलों के जो किले उसने जीते थे उन्हें वापस लौटाने की पेशकश की और अपने पुत्र को हुमायूं की सेवा में भी रखा। लेकिन ये कुछ समय के ही रहा। हुमायूं जब आगरा आ गया, उसके पश्चात शेर खां ने वापस उन्हें मुगलों के उन किलों पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से कहा जाता है कि 1533 से लेकर 38 तक शेर खां और हुमायूं के बीच में एक छद्म युद्ध चलता रहा और शेर खां धीरे धीरे अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहा और अंत में हम देखते हैं कि 1540 के अंदर कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा। हाँ, हिंदुस्तान में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसे सूरवंश के नाम से जाना जाता है और वो स्थापना की शेरशाह सूरी के द्वारा। हमारी चर्चा इसी पर कल जारी रहेगी। थैंक यू।